टर्नरी ऑपरेटर पेज नंबर 38। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को थोड़ा सा समझना है कि एग्जैक्टली उसमें भी नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर आपका क्लियर है, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर जैसे हमारे पास एक कंडीशन है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर इसमें एक पार्ट आता है ट्रू एक्शन का और एक पार्ट आता है कॉलन फॉल्स एक्शन। और इसके अंदर भी फिर आप क्या मैनेज कर सकते हो, ब्रैकेट लगाकर कंडीशन और फिर ट्रू पार्ट क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी, फिर फॉल्स पार्ट। मैंने एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 नहीं लिखा, ट्रू फॉल्स से बेटर समझ में आता है। इफ योर कंडीशन ट्रू, ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर एक और कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू पार्ट कॉलन फॉल्स पार्ट। तो ये नेस्टेड है और इसके बेसिस पर आप उसे समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज आ रहा है इवन। तो ये तो हो गया अपना टर्नर, मतलब एक नेस्टेड टर्नरी। और अभी भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें नेस्टेड टर्नरी का क्वेश्चन था, मतलब योर मिस्टेक्स। तो उसमें एक स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था मेरे टेस्ट पेपर में, और उसमें अगर आपने उसे शॉर्ट वीडियो, मतलब 1 मिनट के जो शॉर्ट्स वीडियो है ना, उन्हें तो आप देखते रहो नॉर्मल रील्स की तरह। तो मैं उसको भी थोड़ा पॉइंट आउट करता हूँ कि वहां से इसे कैप्चर करते हैं। यहाँ पर ये है कि मेन कंडीशन अगर आपका ट्रू है, अगर मेन कंडीशन इज ट्रू, तो आप इस वाले पार्ट में जाओगे, ये पार्ट टोटली स्किप हो जाएगा। फिर इस पार्ट में भी आप कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हो तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बस इतना होगा। और अगर ये मेन कंडीशन फॉल्स है तो आप सीधा यहाँ जाओगे और इस कंडीशन में चेक करोगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो नेस्टेड टर्नरी पर रिलेटेड मैंने जैसे शॉर्ट जो अपलोड किया था वहां चलते हैं और वहां पर उसे पॉज कर देंगे। मतलब मिस्टेक से भी पढ़ना आना चाहिए ना, जो हमारे मिस्टेक्स हैं। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स मैं करता ही रहता हूँ कि ये भी एक मैंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था अपने शॉर्ट वीडियो में। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैंने टेस्ट लिया था मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रेगुलर क्लासेस होते हैं, पेड क्लासेस जो हैं। तो देखो, एक मैंने ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो इनवैलिड था, तो इनवैलिड में उन्होंने क्या किया, इनकम को नोट किया, बट इसका जो आंसर था वो क्या था, ब्रेक था। क्योंकि डॉलर वी कैन यूज, फ्लैग एक नाम है, और यहाँ पर जो इफ है, अब ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था इफ, क्योंकि आप सोचोगे इफ भी तो इनवैलिड है, बट यहाँ पर इफ और जो हमारा इफ होता है कीवर्ड वो ये होता है, मैंने दिया था कैपिटल इफ, मतलब कैपिटल आई, तो ये वैलिड है, स्मॉल इफ इनवैलिड होगा। तो यहां पर बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, ब्रेक, जो कि कीवर्ड था, इसलिए इनवैलिड है। ये हो सकता है कि काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, ये वीडियो कल ही अपलोड किया था मैंने, ये शॉर्ट वीडियो। ये 1 1 मिनट के, ये आ गया, चलो सेकंड पॉइंट पर ही आ गया। ये है नेस्टेड टर्नरी। तो इस नेस्टेड टर्नरी में मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये था, ए नॉट इक्वल टू 90 क्वेश्चन मार्क, फिर ब्रैकेट, बी लेस देन इज इक्वल टू 90 क्वेश्चन मार्क, फिर उसमें एक्सीलेंट कॉलन बेस्ट, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कॉलन गुड। अब देखो यहाँ पर ये मेन कंडीशन हो गया, इसके दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट ये ट्रू पार्ट एंड सेकंड पार्ट ये फॉल्स पार्ट। अब आपको ये चेक करना है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, इस कंडीशन को ट्रू करके भी बताऊंगा, फॉल्स करके भी बताऊंगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज 90। अब ए 90 है, तो ए 90 के बेसिस पर इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स, पहले तो आप ही लोग बताइए मुझे, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स। कंडीशन ट्रू है फॉल्स। और फॉल्स है। तो कुछ लोग ट्रू बोल रहे हैं बट कुछ लोग फॉल्स बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज फॉल्स हो है। आई थिंक। ट्रू
फॉल्स। अनिकेत, दिव्य तो फॉल्स बोल रहे हैं। एक मेरे पास अभी आंसर आया ट्रू का भी। ट्रू कौन बोल रहे हैं? ज्यादातर फॉल्स का ही आ रहा है आंसर। अब देखो यहाँ पर भी मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आप नॉट इक्वल टू के बेसिस पर आंसर निकालोगे ना, तो हो सकता है कि आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट जो मैं अप्लाई करता हूँ वो ये है, नॉट इक्वल टू के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ डबल इक्वल टू से रिलेटेड। आप देखो, नॉट इक्वल टू को रिप्लेस कर दो डबल इक्वल टू से। अब आप देखिए आंसर क्या है। ए में 90 है, डबल इक्वल टू 90, आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब अपोजिट करना है। गेट द रिजल्ट ऑफ डबल इक्वल टू एंड मेक अपोजिट। तो क्या होगा, इससे कंफ्यूजन टोटली रिमूव हो जाएगा। अगर टीचर ने गलती से गलत भी बोल दिया तो भी आप को सिक्योर रहेगा कि नहीं हमारा सही है। नहीं तो अभी आप ट्रू फॉल्स आंसर दे रहे थे तो कुछ ट्रू बोल रहे थे, कुछ फॉल्स बोल रहे थे, तो वहां पर भी एक कंफ्यूजन था। अगर मैं बोल दूंगा ना ट्रू, तो जिन्होंने फॉल्स बोला है डाउट में आ जाएंगे कुछ लोग, जो मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा फॉल्स बोल रहे थे। तो अगर डाउट को टोटली क्लियर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, नॉट इक्वल टू की प्रैक्टिस ही मत करो। डोंट प्रैक्टिस नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू दोनों में आप 5 5 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, यू स्पेंड 10 मिनट। अगर आपको 10 मिनट स्पेंड करना ही है तो डबल इक्वल टू में करो। डबल इक्वल टू को 10 मिनट दे दो एंड इसे दे दो 0 मिनट। नॉट इक्वल टू की प्रैक्टिस ही मत करो। अब नॉट इक्वल टू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट कैसे लाएंगे? नॉट इक्वल टू को रिप्लेस कर दो डबल इक्वल टू से एंड गेट द रिजल्ट एंड मेक इट अपोजिट। देन दैट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन, अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आंसर में। और एज अ टीचर मुझे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है। नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू डायरेक्टली बेसिस पर मैं आंसर कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, बट स्टिल मैं डबल इक्वल टू को यूज करता हूँ क्योंकि मुझे गलत नहीं करना है। तो जब मैं भी यूज कर रहा हूँ तो आप उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो कंडीशन हो गया फॉल्स, तो सीधा आंसर इसका गुड आएगा। और उन्होंने दिया था एक्सीलेंट, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थे। ट्रू कर दिया, वो यहाँ आ गए और यहाँ पर बी का जो वैल्यू था वो था कितना? 91। 91। कंडीशन फॉल्स, स्टिल आंसर बेस्ट आना चाहिए था, फिर भी उन्होंने एक्सीलेंट दिया। तो मतलब वो ऐसे ही लगा दिया उन्होंने, मतलब ज्यादा सोचा नहीं होगा आई थिंक। क्योंकि अगर हम ये भी माने कि यहाँ गलती हो गई तो यहाँ पर भी गलती हो गई। अब पता है एक्सीलेंट भी क्यों आया उनका आंसर? इसका भी एक रीजन है। क्योंकि सेम क्वेश्चन था एक और जिसका आंसर एक्सीलेंट था, इससे पहले जब मैंने टेस्ट लिया उसमें आंसर एक्सीलेंट था, फिर मैंने ये चेंजेस कर दिए उसमें। तो वहां से दिमाग में होता है यार ये तो सेम क्वेश्चन था, सर ने पहले बताया था एक्सीलेंट था इसका, बिना सोचे समझे आंसर कर दिया। तो बहुत सोचना होता है, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन लगे ना तो भी आपको सोच कर ही आंसर करना है। हो सकता है कि मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हूँ। तो ये था नेस्टेड टर्नरी। अब लेकिन इसी नेस्टेड टर्नरी में एक और काम करते हैं कि सेम क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर ए का वैल्यू कर देता हूँ 80। अगर मैंने ए का वैल्यू 80 कर दिया, नाउ दिस कंडीशन ट्रू, जो फॉल्स हो रहा था अब ट्रू हो गया। अब हम अंदर चले जाएंगे। अब इधर आपका ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है वो देखना है। तो कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि बी 91 है। 91 लेस देन इक्वल टू 90, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो बेस्ट आंसर आ जाएगा इसका ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो बेस्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से टर्नरी को सॉल्व किया जाता है। और इसमें क्या एरर्स थे, ये किस किसने देखा ये वीडियो? एक ये भी अभी अभी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो और यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई, उन्होंने मेरे ही अकॉर्डिंग किया जैसे मैंने बताया था। क्योंकि देखो यहाँ पर 10 into 30, मतलब मल्टीप्लाई पहले किया है तो 30 हो गया, डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी डिवाइड पहले किया है तो 9 आ गया। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, फिर 2 mod 3 प्लस 5/10। तो 5/10 तो 0 हो गया, ये भी ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसे पहले सॉल्व कर लिया। देखो छोटी सी मिस्टेक, इसे पहले सॉल्व कर लिया और गड़बड़ हो गई। इसे सॉल्व किया तो उनका रिमाइंडर आ गया 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर पहले मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पर पॉइंट आता कितना? 18 मॉडुलस 3 आता, कि अगर मल्टीप्लाई पहले हो जाता, और 18 मॉडुलस 3 का आंसर आ जाएगा 0। जबकि अगर उल्टा कर दिया तो आंसर आया ओनली 18।
तो बस ये गड़बड़ हो गई, छोटी सी गड़बड़, और देखो आंसर गलत हो गया। तो आपको ये भी पता चल गया आंसर कैसे गलत हो सकता है अगर आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे। साइड में दूसरे स्टूडेंट ने ये एरर नहीं किया, उन्होंने वैसे ही किया जैसे मैंने बताया था, तो उनका आंसर सही आ गया। ओके, तो दोनों टाइप के ही स्टूडेंट है, दोनों को मैंने सेम बताया, बट एक ने गलत किया। वो गलत भी नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर फॉलो किया, बस एक जगह पर फॉलो नहीं किया रूल, और वहीं से गड़बड़ हो गई। और मैंने भी ये क्वेश्चन, ये आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चन। मैं बस इस चीज की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किए हैं ये इस टाइप से, कि बार बार इस टाइप की प्रैक्टिस करो और वो हो जाएगा। पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स में बॉड मास यूज होता है। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में क्या होता है, बॉड मास तो यूज होता है, बट उसमें इतना याद रखना होता है कि जो भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड पार्ट है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस 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 ए माइनस माइनस डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर प्लस ये दे दिया, और प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस प्लस डिवाइड बाय सी प्लस प्लस। अब इसमें करना क्या होता है कि पहले जो मैंने बताया था, ब्रैकेट और प्लस प्लस और माइनस माइनस और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस, ये प्रायोरिटी थी एक्चुअली। तो पहले हमें ये सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर बस वैल्यू रख दो, जो भी वैल्यू, सपोज इसका 10 आया, इसका 5 आया, मैं ऐसे ही रैंडम वैल्यू लिख रहा हूँ। तो एक बार प्लस प्लस माइनस माइनस को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज रख दीजिए, उसके बाद फिर वैसा ही इक्वेशन आ जाएगा जैसा अभी था। मतलब फर्स्ट हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद जो आंसर सही आ गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, उसके बाद बॉड मास रूल फॉलो कर दो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बॉड मास बस यही है कि ब्रैकेट और मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस से बीच में आता है। दूसरा क्वेश्चन था ये, इसमें काफी बच्चों को नहीं पता होता कि जो एबीएस फंक्शन है वो कहाँ लगाना है। तो जो पैरेलल लाइंस आती हैं, यहाँ पर आपको मैथ डॉट एबीएस फंक्शन लगाना है। बस इतना था इस वीडियो में। तो जो शॉर्ट्स वीडियो है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है शॉर्ट वीडियो का, वो आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब ये टर्नरी ऑपरेटर का है, सबसे एक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जिसने वीडियो देखा होगा टर्नरी ऑपरेटर का मेरा, वो आंसर सही बता सकता है इसका। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसका आंसर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का गलत ही जाने वाला है। तो आप कॉमन मैसेज ना करके प्राइवेट मैसेज करना, जिससे कि एक दूसरे जो स्टूडेंट है वो आंसर को नहीं देखेंगे, देख पाएंगे। तो मुझे इसका आंसर करके बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट मैंने इसमें लॉजिक यूज किया है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत ही होने वाला है। बाकी का फर्स्ट सेकंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड आंसर को सॉल्व कीजिए, थर्ड क्वेश्चन, कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ए में वैल्यू क्या आएगी। जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था टर्नरी ऑपरेटर का, इस कंप्लीट पेज को एक्सप्लेन किया है। अगर जिस बच्चे ने वो देखा है और डीपली देखा है वो आंसर कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सॉल्व कीजिए और मैसेज कीजिए मुझे क्या आंसर आ सकता है इसका, और उसके बाद फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू पर चलेंगे। एक मैसेज आया, ओके। तो मैं अभी आंसर बता नहीं रहा हूँ, बट मैं चेक कर रहा हूँ आप सबके मैसेज। तो आप दोनों ने जो रिजल्ट दिया है मुझे, मतलब डर मत जाना, आप दोनों का गलत है। और जैसा मैंने बोला कि इसका आंसर गलत जाएगा, अथर। ओके, अथर का थोड़ा डिफरेंट आंसर आया। अथर का आंसर सही है, बट अथर का आंसर क्या है ये आप लोगों को नहीं पता। प्रेशा एंड अनिकेत, तो दोनों का रिजल्ट गलत है। तो अभी अथर्व, आपने वीडियो देखा था या अभी दिमाग लगाया? सर स्वास्तिक का अभी भी अभी आंसर करा गलत था। है। वेरी गुड। तो चलो, आपको वो की पॉइंट पता है। स्वास्तिक का भी गलत हो गया। विशाल, आपका भी गलत है, कितना भी आप उसे विद सिंगल कोट फिर सिंगल कोट दो, स्टिल इट इज रॉन्ग। तो देखो कितना गलत जा रहा है, मीन्स हम उतना लेवल पर नहीं सोच पा रहे।
तो आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, कोड को समझने की जो लॉजिक स्किल है, उसको मुझे डेवलप करना है। इसलिए मेरे नोट्स का हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन बहुत लॉजिकली मैंने बनाया है, डीपली बनाया है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया है। इसलिए नोट्स को तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, और चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल लो, ये नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब नोट्स का मतलब ये नहीं कि 100% ऑल थिंग्स क्लियर हो जाएंगे, बट 90% थिंग्स क्लियर हो जाएंगे। और जो क्लियर नहीं होंगे वो मैं अपने वीडियोस वगैरह और इन नोट्स को थोड़ा सा और अपडेट करके मैं आपको दूंगा। यश, आपका आंसर भी गलत है। तो आप देख पा रहे हो कि कितने आंसर्स गलत हो गए। 1 2 3 4 5। अभी तक 5 स्टूडेंट्स का गलत हो चुका है। देखिए, ओके, 3 मैसेज और आए हैं मेरे पास। अनिकेत ने अपना आंसर सही किया। तो अनिकेत, अभी आपका आंसर सही है, पहले गलत था। इट मीन्स आपने उससे और सोचा, तो आंसर सही भी आ गया। गुड। तो अभी हम सस्पेंस क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब तक जितना आना था आंसर वो कर सकते थे आप लोग। तो इसका जो आंसर है, पहला की पॉइंट ये, ना तो इसका आंसर स्मॉल ए है, ना ही इसका आंसर कैपिटल ए है। इसका आंसर है 65। ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, जिसने कैपिटल ए दिया वो काफी नियर था, बिकॉज यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, एंड फॉल्स होने पर कैपिटल ए आना चाहिए, बट कैपिटल ए ट्रांसफर होगा ए के अंदर, स्मॉल ए के अंदर, और स्मॉल ए है इंटीजर। दैट्स वाई कैपिटल ए आंसर ना आके उसका एसकी कोड आएगा, दैट इज 65। ये यहाँ पर लॉजिक था। क्या ये लॉजिक पसंद आया? रिजल्ट ए ही जाएगा ए के अंदर। और मैंने इतना ए यूज किया, कैपिटल ए, स्मॉल ए और ऐसा वैसा जिससे कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ। और यहाँ पर भी मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, मतलब जितना कंफ्यूज हो सकते हो ना, एग्जाम से पहले कंफ्यूज हो जाओ। एग्जाम में होने से पहले। तो यहाँ पर आपका 65 आ जाएगा। ओके। तो ये इसका, इसके ऊपर टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर सेपरेट वीडियो है, वहां से आप इन्हें कवर कर लेना। बिटवाइज ऑपरेटर नहीं करना, ये एक्स्ट्रा मैंने दे रखा है मैंने, इसे नहीं करोगे तो भी चलेगा। सीधा हमें आना है ब्रेक एंड कंटिन्यू पर, टाइम भी कम बचा हुआ है हमारे पास। तो सीधा आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू पर। ब्रेक एंड कंटिन्यू के ऊपर शायद सेपरेट वीडियो नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हो सकता है कि वीडियो ना हो। अब तो मैंने इतना वीडियोस अपलोड कर दिए हैं कि मुझे भी याद नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, बट अगर आप पेशेंसफुली ट्राई करने की, मतलब देखने की कोशिश करोगे, तो वीडियो में भी मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की ज्यादा से ज्यादा। बस वही है कि वीडियो से जो चीज क्लियर हो गई, फिर लाइव क्लास में उस पर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, बस ये एक एडवांटेज हो जाता है। नहीं तो जितना मैंने बताया केवल उतना ही आप क्लियर करके रख सकते हो। तो ब्रेक हम यूज करते हैं कि हमारा एक डेस्टिनेशन फिक्स है, एक लूप चल रहा है 1 to 10, बट मुझे बीच में से ही उसको ब्रेकआउट करना है। मतलब डेस्टिनेशन फिक्स है, 10 तक चलेगा, एंड बट स्टिल मैं बीच में से ब्रेकआउट करना चाहता हूँ, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है लूप को बीच में से ब्रेकआउट करने के लिए। तो हमने, अब यहाँ पर एक सिली क्वेश्चन आ जाता है कि सर 5 पर ब्रेकआउट करना था, तो यहीं पे 5 कर दो ना। ऐसा सोचा कभी आपने? ब्रेक की जरूरत ही क्या है? यस और नो? कि फालतू में फिर 10 तक चला ही क्यों रहे, 5 पर मुझे ब्रेक करना है। तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन जब माइंड में आए ना, तो उन्हें पूछ लेना चाहिए। मैं खुद से ही क्वेश्चन को जनरेट करता हूँ, खुद से ही पूछता हूँ, तो ऐसा ना करके, क्योंकि माइंड को बंद कर दिया गया है स्कूल के थ्रू। तो यहाँ पर ये है कि जैसे इसका टारगेट है 1 to 10 प्रिंट करना। अब मैं आपसे ही एज अ स्टूडेंट बन के क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि इसका टारगेट है 1 to 10 प्रिंट करना, मतलब 9 तक प्रिंट होगा, क्योंकि लेस देन है, 10 नहीं आएगा। अब यहाँ पर 1 आया, कंडीशन फॉल्स, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 4। तो ये कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही 5 आएगा आई के अंदर, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ब्रेक मिलेगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट आएगा 1 to 4। तो पहले तो ये समझो कि जो रिजल्ट है 1 2 3 4, ये सबको समझ में आया। 5 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेक मिलने पर ये ब्रेकआउट हो जाएगा।
ये क्लियर हो गया। अब मुझे 1 to 4 ही चाहिए था, तो मैं यहाँ 5 लिख देता, मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत ही क्या है। ये मेरा क्वेश्चन है एज अ स्टूडेंट। तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं है ना। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना पड़ेगा जिसमें हमें ब्रेक लगाना जरूरी है। इस एग्जाम्पल में तो केवल समझाने के पर्पज से हमने इसको किया, बट यहाँ कुछ ऐसी नेसेसिटी नहीं लग रही कि ब्रेक यूज करना ही चाहिए। क्योंकि अगर मुझे 1 to 4 ही प्रिंट करना है तो 1 to 10 जाके बीच में से ब्रेकआउट करने की जरूरत ही क्या है। इसका सॉल्यूशन दे सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 10 है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन वैलिड है कि हम यहाँ 5 कर देंगे और आंसर 1 to 4 आ जाएगा और काम चल जाएगा। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसका डेस्टिनेशन फिक्स होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आकर हमें वहां से ब्रेकआउट करना होता है, हमें पूरा एंड तक नहीं जाना होता। कि जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम ले लेते हैं कि हमें प्राइम नंबर चेक करना है। तो जैसे ही उसका कोई भी एक फैक्टर आ गया बीच में, 1, जैसे 13 लिया, तो 13 का फैक्टर 1 है और 13 है, 2 फैक्टर्स हैं, बीच में कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, तो इसमें पूरा लूप चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बस प्राइम नंबर को समझा नहीं रहा हूं, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको। एंड अगर मैं 1 से लेकर अगर मैंने नंबर टारगेट लिया 15, अब 15 पर क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, चलेगा आगे। 3 से डिवाइड हो गया, अब 3 से डिवाइड हो गया, अब आगे के डिवीजन से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे 3 से ही ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। इस सिचुएशन में ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस सिचुएशन में मुझे ब्रेकआउट होना है, बट कोड तो मुझे एक ही देना पड़ेगा ना, 15 के लिए और 13 के लिए। तो मैं यहाँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन सेट कर दूंगा कि आप लूप तो चलाओ एन टर्म्स तक, जो भी एन वैल्यू है, बट अगर वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो ब्रेकआउट नहीं होगा। तो दोनों ही सिचुएशन होंगी कि आपकी मॉम ने बोल दिया कि वो शॉप से मिल्क लेकर आना है या कुछ और लेकर आना है। अब उन्होंने एक डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया कि 5 किलोमीटर जाना है और ये लेकर आना है, वहां तो पर्टिकुलर मिल ही जाएगा। लेकिन आपने देखा रास्ते में ही, मतलब 2 किलोमीटर गए और वो चीज मिल गई जो आपको एक डेस्टिनेशन फिक्स किया था उससे पहले ही मिल गई, तो आप वहीं से रिटर्न बैक हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं मिली तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन होती है यहाँ पर। तो ब्रेक के ऐसे स्पेशल यूजेस आपको मिलेंगे जहां पर आपको कंपलसरी लगेगा। जैसे लीनियर सर्च आएगा, वहां पर भी ब्रेक आपको कंपलसरी लगाना पड़ता है, तो तब आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। तो अभी बस इतना याद रखो कि ब्रेकआउट, मतलब लूप को बीच में से ब्रेकआउट करने के लिए ब्रेक हम यूज करते हैं, बस। तो यहाँ आंसर 1 to 4 हो जाएगा। ये नेस्टेड लूप है। अब इस नेस्टेड लूप में क्या है कि आपका ये जो लूप है 1 to 10 टाइम चलेगा और 5 पर ब्रेक होता जाएगा, मतलब 1 to 4 आएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने अभी समझाया था। बट यहाँ एक और लूप लगा हुआ है जो इस लूप को 4 टाइम चलने में हेल्प करेगा। तो लेकिन ये तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये दोबारा से चलेगा। 1 2 3 4 एक पैटर्न बन जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर आएगा इसका। जो ब्रेक होगा ना वो इनर लूप ब्रेक होगा। अब यहां से ये भी समझ में आ रहा है, इनर लूप में अगर ब्रेक है तो क्या वो आउटर लूप को भी ब्रेकआउट करेगा। तो इसका आंसर है नो। अगर आपने इनर लूप के अंदर ब्रेक लगाया है तो वो इनर लूप को ही ब्रेकआउट करेगा, आउटर लूप को वो जितना चलना है उतना चलाएगा। तो यहाँ आउटर लूप 5 टाइम चल रहा था, 4 टाइम चल रहा था, 4 टाइम चला, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो ये आपका नेस्टेड लूप का ब्रेक आ गया। अगर आपको आउटर लूप भी ब्रेकआउट करना है तो बाहर रखना पड़ेगा ब्रेक, यहाँ रखना पड़ेगा, आउटर लूप के अंदर ब्रेक रखना पड़ेगा अगर आपको आउटर लूप की ब्रेकआउट करना है तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा विदाउट कंडीशन में ब्रेक लगा दिया, बस 1 प्रिंट हो जाएगा, इधर 1 प्रिंट हुआ, ब्रेक हो गया, बाहर आ गया। आई थिंक ब्रेक क्लियर हो गया। सर हम्म। सर यहाँ पे सर 1 2 3 4 जो सर आंसर आया था एग्जाम्पल 2 में, सर इसमें LM तो लगा नहीं है, तो सर कॉलम कैसे बन, नीचे कैसे जा रहा है? यस, कॉलम नहीं बनेगा, वो एक्चुअली मुझे इधर नहीं जाना था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। इसका जो आंसर आएगा इधर, ये प्लस भी, कॉमा भी नहीं है, प्लस आएगा, वो गलत है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो जो आंसर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही लाइन में आएगा।
Yes, sir. ओके, मतलब पैटर्न नहीं बनेगा, एक वन लाइन में आंसर आएगा। बट जो वैल्यूज है, मैं वो वैल्यूज बताना चाह रहा था कि ये ऑल वैल्यूज आएंगी, चाहे वो वन लाइन में आए या डिफरेंट लाइन में आए। अगर आपको डिफरेंट लाइन में चाहिए तो आपको कहाँ एसओपी लगाना होगा, इस ब्रैकेट से पहले या इस ब्रैकेट के बाद। अगर सपोज जो मैंने पैटर्न दिया था यहाँ पर, तो एसओपी कहाँ लगाना होगा, एसओपी एलएन सही, ये इस ब्रैकेट लाइन, के बाद। यस सर। इस ब्रैकेट के बाद, तो राइट, फॉल्स। इस ब्रैकेट के बाद एलएन लगाना पड़ेगा तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। इस ब्रैकेट से पहले लगा दिया तो क्या होगा, तो सर वन सपोज टू हमने थ्री फोर सर, तो वर्टिकल लाइन में फिर आ गया एक टू लाइन और में आ थ्री। जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे आ जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है, ब्रेक में तो पूरा ब्रेकआउट हो जाता है, एक बार ब्रेक मिल गया वो आगे जाएगा ही नहीं। कंटिन्यू में नाम से क्लियर हो रहा है कि वो कंटिन्यू तो करेगा। बीच में से कुछ वैल्यू स्किप करनी है तो हम कंटिन्यू यूज करते हैं। अगर आप इसका आंसर ऑब्जर्व करोगे तो बीच में से कुछ वैल्यूज स्किप हो जाएंगी। कैसे होंगी, देखो, आई में 1 है, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, बट एंड लगा हुआ है, तो अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट जैसे ही 5 आएगा ये कंडीशन भी ट्रू और ये कंडीशन भी ट्रू। बोथ कंडीशंस आर ट्रू व्हेन आई इज 5। तो व्हेन आई इज 5 बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो कंटिन्यू क्या करेगा, इसकी नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू पर लेकर जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, जाएगी अभी, तैयार भी तो नहीं है। नेक्स्ट, तो जो चल 5 है वो स्किप हो जाएगा, 6 पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 7 पर भी हो जाएगी, 8 पर भी हो जाएगी, और 9 आएगा फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 9 प्रिंट हो जाएगा और 10 प्रिंट हो जाएगा। तो बीच में से कुछ वैल्यू स्किप हो गए। तो व्हेन यू वांट टू स्किप फ्यू वैल्यूज इन द मिडिल, तो आप ये यूज कर सकते हो, कंटिन्यू यूज कर सकते हो। सर सर कंटिन्यू के बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नहीं चलेगा, एलएन प्रिंट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो फिर आपने यहाँ क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि यहाँ पर जैसे ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद भी तो मैं एसओपी एलएन चला रहा था ना, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू जब होता है ना, तो वो नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू पे लेके जाता है, उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। दोनों ही केसेस में जब भी आपको ये मिलेगा तो इसके नीचे जितनी भी लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, तो जब भी, बस इतना याद रखिए, यहां मैंने इफ के ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो इफ के ब्रैकेट्स नहीं है तो ओनली फर्स्ट लाइन इफ के अंदर एज्यूम होगा, दिस लाइन इज नॉट इनसाइड द इफ, स्टिल दिस लाइन इज नॉट इनसाइड द इफ। ये एक गलती आप और कर रहे होगे कि इस लाइन को इफ के अंदर एज्यूम कर रहे होगे, ये लाइन इफ के अंदर नहीं है, दिस इज इनसाइड द लूप ओनली। इफ के अंदर कब हो जाएगा, जब मैं ब्रैकेट लगा दूंगा इफ के। अगर मैं इफ का ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं तो सिंगल लाइन इफ के अंदर कंसीडर होगा और कंसीडर नहीं होगा। सर अगर ट्रू होगी तो पहली होगा, फॉल्स होगी तो लास्ट में। यस, जैसे ये कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा था, मतलब I1 के लिए ये कंडीशन आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, तो अल्टीमेट आंसर जो है फॉल्स आया। अब फॉल्स हो गया, कंटिन्यू तो चलेगा नहीं, बट इसके नेक्स्ट जो लाइन है वो तो इसके अंदर नहीं है, वो तो चलेगा। तो ऐसे करके 1 2 3 4 ये चल जाएगा। बट जैसे ही 5 आएगा तब क्या होगा, जैसे 5 आया तब क्या हुआ वो समझना है। 5 आने पर क्या हुआ, कंडीशन ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। अभी कंटिन्यू क्या करेगा, एसओपी को प्रिंट नहीं करेगा, यहीं से ही कंटिन्यू कर देगा नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू पर। तो 6 आ जाएगा, 6 पर भी कंटिन्यू चल जाएगा, 7 आएगा, 7 पर भी चल जाएगा, 8 पर भी चल जाएगा, फिर 9 आया, 9 पर कंडीशन फॉल्स। अब 9 पर कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा, डेट्स वाई 9 प्रिंट हो जाएगा। 10 पर भी काम नहीं करेगा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। 11 पर तो लूप ही बंद हो जाएगा। ओके, यस। तो यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड का जो हमने किया उसमें कंटिन्यू, ब्रेक और बाकी का जितना आपका ये था प्रॉब्लम से वो क्लियर हो गए। कल की क्लास में हम मेन फोकस करेंगे सीरीज और पैटर्न्स पर, सीरीज एंड पैटर्न्स, क्योंकि ये भी मेन
पॉइंट्स में आ जाता है। तो सीरीज एंड पैटर्न से रिलेटेड आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, उनको समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक ये प्रॉफिट हो जाएगा सीरीज एंड पैटर्न। एंड जो आपकी प्रॉब्लम है अगर उसी से रिलेटेड है अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू मेरे पास जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फाइंड आउट करो आपको कौन सी सीरीज में प्रॉब्लम है, किस टाइप के पैटर्न में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और उससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हो, और जब क्लास है उसी टाइम पे सेंड किया तो भी चलेगा, और आज भी सेंड किया तो भी चलेगा। तो फिर उसी को हम की पॉइंट बनाकर जो आप क्वेश्चन मुझे सेंड करोगे कि मुझे ये सीरीज नहीं समझ में आया सर, इस सीरीज को समझा दो, पैटर्न नहीं समझ में आया ये पैटर्न समझा दो, तो क्या होगा, उस पैटर्न को टारगेट लेकर जो आपका प्रॉब्लम है तो डबल प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तो उस पर डिपेंडेंट जो बेसिक्स है वो मैं समझा दूंगा, साथ में जो सीरीज है वो भी समझ में आ जाएगा, तो 2 in 1 टास्क हो जाएगा आपका। ओके। ओ, एक सेकेंड। तो बस कल के लिए टास्क बस ये है कि आप अपने अपने सीरीज प्रोग्राम्स एंड पैटर्न्स के प्रोग्राम कलेक्ट कीजिए, और वो डिस्कस करेंगे, उसी से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अनिकेत, थैंक यू। अनिकेत ने बताया कि सेशन इज अमेजिंग, थैंक्स यू। तो नॉर्मली ये अब आपका गोल्डन मंथ चल रहा है, वाईपीसीसी का मंथ, तो इसमें सर जितना। हाँ बोलिए। सर मुझे क्वेरी है, कह रहे हैं कि हमारा एक सम था कुछ केस पे, वो इस समय आप बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कल आप पूछ लीजिए, मुझे सेंड कर दो। व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पर, ये मेरा नंबर है। देखो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या क्या चलता है हमारे क्लासेस में, और थोड़ा सा मैं अपना चैनल के बारे में भी बताते हुए चलूंगा, क्योंकि और काफी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है मेरे चैनल पर हैं, बट आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। राइट। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर भी सेंड करते हुए चलूंगा जो भी पॉइंट्स रहेंगे। ये हमारा एक और ग्रुप है जिसमें 3 क्लासेस रेगुलर होते हैं। जी तो सर। यहाँ पर मेरा क्या रहता है कि मैं यहाँ पर जैसे 2D एरे चल रहा है उसमें, और एरेज मैंने बता दिया, यहाँ पर भी अटेंडेंस रहता है, लेकिन ये पेड स्टूडेंट्स हैं मेरे सभी, और पूरा 1 ईयर तक इनकी क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पर इस टाइप का डिस्कशन हमारा होता ही रहता है। देखो ये 2D एरे के बारे में मैंने बताया, मैं पोस्ट करते हुए चलता हूँ उसमें। ओके। यस। ये भी हमारा डिस्कशन हुआ किस टाइप से हमें लाइब्रेरी क्लासेस के प्रोग्राम करने होते हैं, ये यहाँ पर हमारा चलता रहता है डिस्कशन, जिस टाइप से मैंने अभी कराया। बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो मतलब पेड स्टूडेंट है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में आप लोगों को भी पता चले कि एग्जैक्टली exactly चैनल पर क्या है, और जो मतलब मैं बेस क्लियर करना चाहता हूँ। एक बार बेस क्लियर हो गया, बाद में अगर आपको पे करके पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इट्स योर चॉइस। में मेरा दोबारा कॉल नहीं आएगा कि ज्वाइन माय पेड कोर्स एंड ऑल। आपको जितने प्रॉब्लम्स क्लियर करने हैं आप इतना क्लियर कीजिए, और जिसको पे करके फिर पढ़ना होगा 1 मंथ के बाद वो पे करके पढ़ भी सकता है, बट पेमेंट के बारे में अभी मत सोचो, एटलीस्ट 1 मंथ तक। ओके। 1 मंथ तक जितना आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं उतने आप क्लियर कर सकते हो। साथ में चैनल पर काफी चीजें हैं, यहाँ पर ट्रिमॉर्फिक नंबर मैंने यहाँ पर समझाया, तो ये सब कुछ चलता रहता है हमारे ग्रुप पर। तो और यहाँ पर चैनल पर भी क्या क्या चीजें हैं, और कौन कौन सा प्ले लिस्ट है, कैसे आपको वो उसे फॉलो करना है, वो मैं पूरा आइडिया देता हुआ चलूंगा। जो चैनल पर है उसे चैनल से क्लियर करो, जो चैनल पर नहीं है उसे हम ये क्लासेस में क्लियर करेंगे। या फिर चैनल को आपने फॉलो किया फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आया, उसे हम डिस्कस करेंगे। ऐसा भी होता है ना कि चैनल को फॉलो किया बट वो नहीं समझ में आया, वो भी आप क्लियर कर सकते हो। जी। हाँ यस बोलिए। सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ। सर म्यूट इसमें कब से तो था, सर अभी की म्यूट मैथमेटिक्स। किया था ना, ऐसा तो नहीं पहले से म्यूट था, अभी किया नहीं था। नहीं हाँ। सर, ये हम्म, ये सब जो सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो जावा एक्सप्रेशन है सर, एबीएस वाला एब्सोल्यूट। हाँ सर ये वाला सर एक्सप्लेन कर दो। एब्सोल्यूट वाला ना। ओके। जी सर। देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि मैथ डॉट एबीएस। ओके। तो अगर आपका जैसे मैथ्स में आपने ये वाला पार्ट पढ़ा है क्या, ये माइनस सर पढ़ा है। फाइव तो ये क्या आंसर ये देता सर है, क्या देगा, पॉजिटिव 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 5 देगा ना। मॉड, यस। और
मतलब पॉजिटिव कर देता है, लेकिन अगर पॉजिटिव ही है तो तब भी पॉजिटिव आएगा। तो सर तो पॉजिटिव ये केवल पॉजिटिव में रिजल्ट देता है ओनली। आपका जो भी रिजल्ट है, सपोज यहाँ पर आपने ए दिया, तो ए में जो वैल्यू है उसे बस पॉजिटिव करके दे देगा। जैसे ए के अंदर 5.0 है, ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी -5.0 है, और आपने यहाँ ए लगा दिया ओनली, यहाँ साइन नहीं दिया हमने, इसे इरेज कर देते हैं, एबीएस ए कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5.0। तो 5. इट मेक्स रिजल्ट पॉजिटिव, बस इतना याद रखिए। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका अल्टीमेट गोल क्या रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देना, मींस पॉजिटिव वैल्यू देना। और कोई डाउट? तो इसमें से जो गैप हुआ है बीच बीच में, मैं क्या करूंगा, इसको कट करके जो जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप था या मैंने टाइप किया, तो फिर मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ ये रिकॉर्डिंग।